हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आपका जो इस साल अभी जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन आज के पेपर का, ठीक है, जो अक्टूबर 2024 में आपका आया था। पहले मैं आपको यहाँ पर जितने भी एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ। उसके बाद आने वाले लेक्चर में आपको मैं बाकी के क्वेश्चन के भी आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप चेक कर सकते हो। और देखो स्टूडेंट्स, कमेंट जरूर कर लेना आपके कितने मार्क्स हैं एमसीक्यू में, ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स एमसीक्यू में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले द मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन क्या है? टू एनालिसिस द फाइनेंशियल डेटा एंड प्रेजेंट टू द मैनेजमेंट। यस, ये भी तो है। फिर टू असिस्ट द मैनेजमेंट टू टेक अ पॉलिसी डिसीजन, ये भी है। और असिस्ट द मैनेजर इन टेकिंग अ मैनेजरियल डिसीजन, मतलब ये तीनों तीन होने चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये तीनों तीन हो सकता है। फिर उसके बाद whom मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्ट यूजफुल। देखो ये पास ईयर के पेपर में भी था, तो यहाँ पर कोई नया करना नहीं था। आपको पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मली मैनेजर्स जो कंपनी को मैनेज करते हैं उनको ही ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद द टेक्निक्स ऑफ टेकिंग द फर्स्ट ईयर फिगर एज अ बेस ऑन कंपेयर विद द सब्सिक्वेंट ईयर इज कॉल्ड। देखो पहले साल के फिगर को आप सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले नेक्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो सी आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पहले साल के फिगर को बेस बना के उसको कंपेयर कर रहे हो सब्सिक्वेंट ईयर के फिगर के साथ, तो ये आ जाएगा ट्रेंड एनालिसिस। चलिए फिर उसके बाद है नेक्स्ट, कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रेजेंट द वेरियस आइटम एट द परसेंटेज। तो आप कॉमन साइज बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, कॉमन साइज बैलेंस, ये 12th स्टैंडर्ड में आता है स्टूडेंट्स। कॉमन साइज बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, तो बैलेंस शीट अगर बनाते हो ना, तो आपका आंसर आएगा सी, ठीक है। अगर बैलेंस शीट की जगह प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है ना, तो आपका आंसर आता है ए, ठीक है। चलिए उसके बाद ये तो बहुत सिंपल था, करंट रेशियो 4.4:1 था। और आपके पास करंट एसेट है, तो देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। और आपको आंसर 4 दे रखा था, 4:1 मतलब 4 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 4 है, ये आपके पास करंट एसेट है, तो सीधी बात, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास 4 लाख है। ये करंट लायबिलिटी ढूंढनी है, तो करंट लायबिलिटी सामने चला जाए, 4 अगर डिवाइड में आ जाए तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? बोले सर 10,000, ठीक है, 10,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया करंट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, आपको करंट लायबिलिटी नहीं पूछा है, आपको वर्किंग कैपिटल पूछा है। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब आपके पास करंट एसेट है 40,000, करंट लायबिलिटी आ गई 10,000, तो आपका आंसर आना चाहिए सी, ठीक है। आपका आंसर आएगा सी। डन। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, द एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस शीट इज, देखो क्या बोला, क्या कि एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो कौन सा होता है? डी। ओके। एंड कैलकुलेट इन लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में हम लोग क्या एक्सक्लूड करते हैं? बोले सर बी। ओके, क्या होता है? बी, स्टॉक हम माइनस कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर सीधा आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 20,000, ठीक है। आप इस तरीके से एक अकाउंट बनाओगे जिसमें आपके पास यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स आप बनाओगे, जिसमें आपके पास 50,000 का पहले से प्रोविजन है, सॉरी यहाँ पर 50,000 है, 50,000 का पहले से आपके पास एक बैलेंस है। ओके। उसके बाद आपके पास 30,000 का क्लोजिंग बैलेंस है, 30,000 का। उसके बाद आपके पास इनकम टैक्स जो आपने पे किया वो 40,000 है, तो इनकम टैक्स जो पे किया वो इधर आएगा बैंक। और ये टोटल करोगे तो 70,000 आएगा, और ये 70,000 और डिफरेंस आ जाएगा 20,000। ये आप पीएनएल में लेके जाओगे। और यही तो पूछा था ना कि प्रोविजन कितना करोगे। देखो कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन करनी तो पड़ेगी। आपको सिर्फ आंसर सही होना चाहिए, ठीक है आपका। तो आपका आंसर ए अगर आपने टिक किया तो सही है। अच्छा, इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो वो क्या हो जाता है? तो वो हो जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट पता लगा, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है? देखो, परचेस ऑफ फिक्स एसेट मींस द एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये तो सही है। इंक्रीज द कैपिटल मींस द सोर्स ऑफ फंड, ये भी सही है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मींस द सोर्स ऑफ फंड, नहीं, ये गलत है।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अ सोर्स ऑफ फंड, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब ये गलत है और आपको पूछा गलत ही था। ठीक है, चलो विच इज सोन बाय द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते थे, देखो 2 ईयर बैलेंस शीट दिखाते हैं, फिगर आउट, चलो ये भी सही है। उसका इंक्रीज डिक्रीज दिखाते हैं, ये भी सही है, और परसेंटेज में भी इंक्रीज दिखाते तो ये भी सही है, तीनों तीन सही है, मतलब आपका आंसर आएगा डी। चलिए, इन द ऑल द अबव आइटम, मतलब जो आपके पास आइटम है, ठीक है, उसमें कंपेयर विद द टोटल सेल्स और टोटल एसेट। अच्छा, अगर मैं सारी आइटम्स को अगर कंपेयर करता हूँ मेरे टोटल सेल्स और टोटल एसेट्स के साथ, ठीक है, तो उसको कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग ये करते हैं। चलिए, फिर 13 क्वेश्चन में आपका आंसर देखो क्या आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। आपके पास ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 50,000, तो मैं इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस आ जाता है जो कि है 50,000। आपके पास बैलेंस कैरीड डाउन आ जाता है जो कि है 60,000। ओके, फिर आपके पास यहाँ पर बोला गया कि सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 4,000, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो वो इधर आएगा बाय बैंक, और इन्वेस्टमेंट परचेस करते हैं तो वो इधर आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बाय टू बैंक। अब यहाँ पर कौन सी साइड ज्यादा है, मेरे को लग रहा है कि ये 64,000 ज्यादा है, और ये 64,000 में इधर मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है, बोले सिर्फ 5,000। ये 5,000 वही डिफरेंस होगा जो मेरा प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचा था, तो वही बोला कि इन्वेस्टमेंट जो बेचा उसका प्रॉफिट कितना होगा, 5,000। चलिए, प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन जो है ऑन अ बिल्डिंग 2,80,000 इन द बैलेंस शीट। ओके, तो चलिए बना देते हैं प्रोविजन फॉर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपके पास बैलेंस कितना है, तो बैलेंस है 2,80,000, और उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास यहाँ पर बोला गया कि 1 लाख का बिल्डिंग था जिसको 20,000 में बेचा ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन कितना है, 60,000। तो ये जो एसेट बेचा उसका एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हम डेबिट साइड लिखते हैं, आपको पता ही है, हम लोगों ने किया है। ठीक है, देखो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक लेक्चर में भी बताया था कि ये हमेशा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आता ही आता है। ठीक है, तो ये आ जाता है एसेट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बचा, जो आपके पास बोला गया कि 80,000 हम लोगों ने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया, तो मतलब इधर दे दिया कि पीएनएल अकाउंट में हम लोगों ने 80,000 डेबिट किया था, तो ये 3,60,000 टोटल आ गया। और यहाँ पर 3,60,000 नहीं बनता है, तो आपका डिफरेंस आता है, दैट इज 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख जो है ना, वो आपका बैलेंस कैरेड डाउन हो गया। ओके, और यही पूछा है कि आपका बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखाओगे, तो बोले सर ये 3 लाख दिखाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट का, ठीक है, डेप्रिसिएशन 3 लाख दिखाएंगे। देखो मैं अभी फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ आंसर बताने हैं, ठीक है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, समझाना तो वो मैंने सब कुछ समझा ही दिया। ठीक है, आपको कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, अभी यहाँ पर बोला कि रिडीमेबल प्रेफरेंस अगर हम रिडीम करते हैं तो उसको कौन सी एक्टिविटी में, देखो ये तो अगर आपने कैश फ्लो किया होगा तो भी पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में है, दिखा दे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 15 एमसीक्यू सॉल्व करवा दिए। अब 15 एमसीक्यू में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, एक बार आप कमेंट जरूर करना। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है और आने वाले जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा इवनिंग तक, तो आप उसको देख लीजिए और फिर देख ले आपका कितने मार्क्स आप पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करके दे देता हूँ। ठीक है।